आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदायक बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज दरबार मूव की रिवायात को रोकने पर एलजी हुकूमत से सवाल किया गया और इस फैसले को जम्मू कश्मीर के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए कसूरवार ठहराया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज श्रीनगर में एक बड़े जलसे-आम से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया पर सवाल उठाया गया है कि दरबार मूव जैसे 100 साल पुरानी रिवायात को रोकने की आखिर क्या मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जम्मू और कश्मीर के दरमियान के इलाकाई तवाजुन और इदारती इत्तेहाद को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उमर अब्दुल्ला ने याद दिलाया कि उनकी हुकूमत ने ही इस पुरानी रिवायात को दोबारा जिंदा किया है। उन्होंने कहा कि ये रिवायात ना शेख अब्दुल्ला की विरासत है, ना ही मेरी है। ये तो साल 1947 से पहले से चलती आ रही थी। जब मुझे लगा कि जम्मू शहर के साथ नाइंसाफी हुई है, तब मैंने दरबार मूव को दोबारा शुरू करके इंसाफ किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग ने इस रिवायात को खत्म किया है, उन्होंने जम्मू और कश्मीर के इलाकों को जज्बाती और माशी तौर पर तकसीम कर दिया। उन्होंने कहा कि दरबार मूव सियासत नहीं, ये एक मरकजी पहचान थी जो दोनों ही राजधानियों को बराबर का अहमियत रखती थी। इसको खत्म करके उन्होंने दोनों इलाकों के दरमियान का पुल तोड़ दिया। उन्होंने वजाहत दी है कि उनका फैसला किसी सियासी फायदे के लिए नहीं था, बल्कि इंसाफ और बराबरी के लिए था। उन्होंने बयान में कहा कि अगर फैसला लेना होता तो मैं जम्मू में अपने दफ्तर नहीं खोलता, जबकि मैंने वहां से इलेक्शन भी नहीं जीता। श्रीनगर के तरक्की के मसाइल पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2015 के बाद से शहर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। अगर मैं प्रोजेक्ट गिनाना शुरू करूं तो पूरा दिन लग जाएगा। साल 2015 के बाद श्रीनगर को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला, ना ही ब्यूटिफिकेशन, ना ट्रैफिक मैनेजमेंट, ना फ्लड कंट्रोल। सब कुछ साल 2014 के पहले ही रुक गया। उन्होंने मिसाल दी है कि साल 2021 में शुरू किया गया एक पुल 15 साल बाद मुकम्मल हुआ, क्योंकि साल 2014 के बाद काम रोक दिया गया था। बुलवार्ड रोड के ट्रैफिक के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट भी कागजों तक ही रह गया। उमर अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत के दौरान के प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि हमने गुले दाऊद गार्डन सिर्फ 9 महीने में तैयार किया है। पिछले 20 सालों में सिर्फ 2 बाग बने, टुलिप गार्डन आजाद साहब का और अब गुले दाऊद गार्डन हमारा। हाउसिंग के मसले पर उन्होंने कहा कि एक घर में 3 से 5 खानदान रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिमना में गरीब तबके के लिए नई हाउसिंग कॉलोनी का काम शुरू कर दिया गया है। लैंड शॉर्टेज का हल बताते हुए उन्होंने कहा कि हम दुबई या फिर मस्कत की तरह जमीन में नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमें 8 से 10 मंजिलों वाली इमारतें बनानी होंगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी है। जितने ज्यादा पुल बनेंगे झेलम पर, उतनी ही ट्रैफिक आसानी से चलेगी। कॉन्वेंट स्कूल के पास जो फुट ब्रिज बना दिया गया है, उसे दोबारा 2 लेवल ब्रिज बनाया जाएगा, एक पेडेस्ट्रियन के लिए और एक गाड़ियों के लिए। टूरिज्म और बुलवार्ड रोड के रश पर उन्होंने कहा कि हुकूमत एक टनल बनाने पर गौर कर रही है। एक साइड का ट्रैफिक पहाड़ के नीचे से टनल के जरिए गुजरेगा और दूसरी साइड से सीधा चलेगा। मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एस्टीमेट तैयार करने को कहा है। अगर दिल्ली से फंड मांगेंगे तो वो भी हम मांगेंगे, उस प्रोजेक्ट को जरूर करेंगे। फ्लड के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया है कि साल 2014 के बाद से जो पैसा झेलम ड्रेजिंग के लिए लगा था वो कहां गया। पीडीपी बीजेपी हुकूमत ने क्या ड्रेजिंग कराई है। वुलर प्रोजेक्ट का पैसा किसने खाया, फाइल्स खोलो और हकीकत दिखाओ। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक और फ्लड रिलीफ के पैसों का हिसाब अवाम को दिया जाना चाहिए। सिर्फ 2 दिन की बारिश से श्रीनगर में पानी भर गया। 2014 में 7 दिन बाद फ्लड आया था। अल्लाह ने बारिश रोकी तो हम बच गए, वरना हालात और भी खराब हो जाते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत मजहब या फिर इलाके की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर काम करती है। उन्होंने बयान में कहा कि हमने अपनी बहनों के लिए सरकारी बसेस में फ्री सफर रखा ताकि उन्हें आसानी हो। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करते, रोज काम करते हैं। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नीयत साफ है और हमारी निगाह खुदा पर है। जिनकी नीयत साफ होती है उन्हें रुकावटों का खौफ नहीं होता। हम श्रीनगर को दोबारा खूबसूरत बनाएंगे, जम्मू का फख्र बहाल करेंगे और दरबार मूव जैसी एकता की मिसाल को फिर से जिंदा करेंगे। कि हम कम से कम मजहब और जात वगैरह देख के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करते। आप देखिए ना, श्रीनगर शहर तो चलिए इन्होंने जो किया सो किया,
जम्मू शहर का क्या हाल किया इन्होंने? क्या मजबूरी थी कि दरबार मूव बंद हुआ? ये दरबार मूव शेरी कश्मीर की विरासत नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब की विरासत नहीं, मेरी विरासत नहीं। ये तो 47 आजादी से पहले का हाल था। हम लोग अगर मजहब की बुनियाद पर फैसले करते या इलेक्शन देख के फैसले करते, जम्मू शहर से तो मुझे एक भी एमएलए नहीं मिला, मैं तो कभी तुम्हारा दफ्तर वहां खोलता ही नहीं। लेकिन ये देखते हुए कि जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई, हमने दोबारा दरबार मूव कायम करके वो नाइंसाफी भी दूर की और इंशाल्लाह बाकी भी करेंगे। बीच में हमारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, मुझे मालूम है, लेकिन हम उस रुकावटों को भी पार कर लेंगे। बीच में हमें पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी, हम उन चीजों से घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा इरादा सही है। हम एलजी सिन्हा से किसी बात का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, बस वो सियासत ना करते हुए लोगों को गुमराह ना करें, अपने ओहदे को समझें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज नामानगारों से बात करते हुए एलजी सिन्हा के बयान पर रद्द अमल दिया गया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि हुकूमत पर पिछले 11 सालों के अधूरे कामों और पुरानी जिम्मेदारियों का भारी बोझ है। इसी वजह से नए वादों पर फौरन अमल में थोड़ी सी देरी जरूर हो रही है, लेकिन उनकी हुकूमत दिन रात मेहनत करके उन तमाम पुराने कामों को मुकम्मल करने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग बार बार पूछते हैं कि 1 साल में आपने किया क्या है। असल मुश्किल ये है कि हमें पहले वो काम पूरे करने हैं जो कि सालों से अटके हुए हैं। बुलवाड़ रोड कमरवाड़ी ब्रिज जिसे मुकम्मल होने में 14 साल लग गए और सनत नगर के अधूरे प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि पिछली हुकूमतों में कितनी कोताही हुई है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उस पर पूरा यकीन रखते हैं। जो काम बीजेपी और पीडीपी 11 साल में नहीं कर सकी, हम उसे वो 5 साल में पूरा कर देंगे। नायब वज़ीर आला की जानिब से मीडिया से दरख्वास्त करते हुए कहा गया कि वो हकीकत और पॉजिटिव काम भी अवाम तक पहुंचाएं। उन्होंने बयान में कहा कि हम सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडे का जवाब देना नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करना है। मीडिया भाइयों से गुजारिश है कि वो हमारी कोशिशों को सच्चाई के साथ दिखाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, इसलिए रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी हम अपने वादे भी निभा रहे हैं और 11 साल के पुराने बोझ को भी पूरा कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा पर बात करते हुए सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि एलजी साहब अब बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कंफ्यूज मत करें। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमें कितना लिमिटेड फील्ड मिला है काम करने के लिए। अगर आपके फंक्शन में ऑफिसर्स को कुर्सियां तक नहीं मिलती, इतने लोग होते हैं, तो बताएं कि हुकूमत के पास फिर क्या इख्तियार बचा है। आप जानते हैं कि वहां पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर हर एक अफसर होता है, लेकिन वज़ीर आला के आप जानते हैं कि वहां पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर हर एक मुलाजिम होता है, लेकिन वज़ीर आला के फंक्शन में ऐसा कोई भी नहीं है। तो लोगों को सच्चाई बताएं। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी साहब को याद रखना चाहिए कि उनका ओहदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ना कि एक पॉलिटिकल पोस्ट। एलजी साहब आपसे उम्मीद है कि आप इंसाफ से काम लेंगे, सियासत से नहीं। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से यह भी कहा गया कि हमें एलजी सिन्हा और चुनी हुई हुकूमत के दरमियान किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, वो बस सियासत ना करे। आखिर में सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्त हैं और वो देशभक्त ही रहेंगे। हमें 100 इल्जाम लगा दीजिए, हम सर झुकाकर सब कबूल करेंगे, मगर ये कभी नहीं मानेंगे कि हम देशद्रोही हैं। हम अपने हक के लिए लड़ते हैं और हम हमेशा ही हिंदुस्तान के संविधान और डेमोक्रेसी पर यकीन रखते रहेंगे। देखिए, एलजी साहब अब बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं और वो यूनियन मिनिस्टर हैं, और मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कंफ्यूज मत करिए। एलजी साहब को पता है कि हमारे हालात क्या हैं, हमें कितना प्ले फील्ड दिया जा रहा है खेलने के लिए, और एलजी साहब कितने, आपने यही नहीं देख लिया, अगर इसी फंक्शन में एलजी साहब आए होते तो यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी, वीसी, चीफ सेक्रेटरी, वेक्ट्री सब यहाँ गटर लाइन पे बाहर, उन्हें कुर्सी भी नहीं लेनी, बाहर रोड पे खड़े होते। तो क्या आपको कोई ऑफिसर दिखा? एलजी साहब को कहना कि जनाब, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब किसी फंक्शन में जाते हैं, हम आपके डीसी नहीं देखते, आपके डिपकॉम नहीं देखते, आपके आईजी नहीं देखते, आपके डीजी नहीं देखते, आपके चीफ सेक्रेटरी नहीं देखते, आपका एसएसपी नहीं देखते, तो बताएं फिर कौन सा सरकार के पास पावर है? अगर ऑफिसर, क्या एक फाइल तो नहीं साइन करनी यहाँ,
लेकिन एक प्रोटोकॉल, एक कर्सी है, अगर वो कर्सी भी देने को राजी नहीं तो फिर आपको मैं एलजी साहब, आप किस मुंह से कह रहे हो कि मैंने सरकार को फ्री हैंड दिया है? फ्री हैंड नहीं है एलजी साहब, आपने हर चीज़ अपने कब्जे में रखी है, क्योंकि कैडर आपके पास है, ये सेक्रेटरी आपके पास हैं, IPS IAS अफसर आपके पास हैं। वो अगर सरकार का काम करना भी चाहते हैं ऑफिसर, तो आप उनको करने नहीं देते। ये सच्चाई है। अगर हम बोलेंगे तो हम नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन हो बिटवीन एलजी एंड लोगों की चुनी हुई सरकार को। लेकिन एलजी साहब को मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ कि एलजी साहब, आप एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं, मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन ये आप जिस पोस्ट पे हैं वो एक सियासतदान की पोस्ट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जहाँ आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो भी स्टेटमेंट आए वो पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, वो इंसाफ की आनी चाहिए। इसलिए इंसाफ बोलिए, और इंसाफ ये है, और मैंने भी आपको कह दिया है कि जब भी कभी एलजी साहब कहें, मैं तब आपको दाद दूंगा कि ये सवाल आप एलजी साहब से पूछ लें कि जनाब, जब अगर आपका प्रोटोकॉल होता है तो ये पूरा रोड जाम हुआ होता तो आपके सामने क्या हालात थी? आधा घंटा पहले सड़कें बंद हो जाती हैं जब एलजी साहब की मूवमेंट होती हैं। इसलिए एक जम्मू कश्मीर के अंदर दो सरकारें तो चल रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर दो निज़ाम, दो पावरें, और एक फ़िरका परस्ती की हमारे साथ एक भेदभाव किया जा रहा है। जो भेदभाव, कोई बात नहीं, कितना सताओगे, ना सता गरीब को, गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो तुझे कब्र से भी खोद के निकालेगा। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, डरने वालों से नहीं हैं। हम एक ही बात जानते हैं कि अपने हकों के लिए लड़ते हैं, अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं, और अपने हकों को लड़ने के लिए हम हमेशा हिंदुस्तान के आइन का सहारा लेते हैं, हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सहारा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे सदियों सदियों, जब तक ये देश रहेगा मेरा देश, उस देश के हम हमेशा वफादार रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग, हमें आप इल्ज़ाम लगा दें जम्मू कश्मीर के लोगों पे, 100 बातें हमें कह दें, लेकिन हम सिर झुका के वो कबूल करेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि हम देशद्रोही हैं। हम आपसे बड़े देशभक्त हैं। एलजी सिन्हा के रियासती हैसियत के लिए मुनासिब वक्त के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान आया सामने। बोले, स्टेटहुड के लिए मुनासिब वक्त कब आएगा? साथ ही एलजी सिन्हा से पहलगाम हमले में हुई हलाकतों के लिए जवाब देने को भी कहा। श्रीनगर में अवाम से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी हुकूमत से सवाल उठाया गया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस कब दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज को साफ तौर पर बताना चाहिए कि स्टेटहुड की बहाली आखिर कब होगी और उसका वक्त कब आएगा। ये बयान उन्होंने उसके बाद दिया है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि लोगों को स्टेटहुड के मसले पर गुमराह ना किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उन बातों पर बात करनी चाहिए जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में किए गए थे। स्टेटहुड से इतना डर आखिर क्यों लगता है? पावर छोड़ने में इतनी मुश्किल क्या है? अगर अवाम से वादा किया गया है और उन्होंने वोट भी इसी बुनियाद पर दिया है, तो फिर आज तक स्टेटहुड का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि एलजी साहब बार बार ये कहते हैं कि मुनासिब वक्त आने पर स्टेटहुड वापस मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने सवाल किया है कि ये मुनासिब वक्त आखिर होता क्या है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वक्त आने पर मिलेगी, तो फिर आप ये बताइए कि इस वक्त को आपने नापा किससे है? ये नापने का स्केल आखिर क्या है? कौन डिसाइड करेगा कि अब सही वक्त आ गया है? हम जानना चाहते हैं कि स्टेटहुड के लिए क्या निशानियां रखी गई हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 90 MLAs में से लगभग सब ने स्टेटहुड के नाम पर वोट मांगा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, PDP सब ने ही स्टेटहुड के नाम पर आवाम से वादे किए हैं। उस वक्त कहा गया था कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। आज कहा जा रहा है थोड़ा और इंतजार करो। सवाल ये है कितना और इंतजार? उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि स्टेटहुड मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा, और कहा कि अगर ये मुनासिब वक्त इतना जरूरी है तो लोगों को ये भी बताओ कि उस वक्त को नापने का तरीका आखिर क्या है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं इंतजार करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये बता दो कि मुनासिब वक्त को किस तरह से तय किया जाएगा। मुझे एक वज़ीर आला के तौर पर यह जानना जरूरी है कि स्टेटहुड के लिए आखिर क्या मंजिलें रखी गई हैं। जो ये कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त का इंतजार करो, वो कम से कम ये तो समझाएं कि वो वक्त आखिर आएगा कब। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक ऐसे हालात से गुजर रहा है जहां अफसरों को बिना सुनवाई के निकाल दिया जा रहा है और लोगों को दुकानों और कारोबारी इदारों को बिना वजह ही उनके बंद किया जा रहा है। ये सब किसके कहने पर हो रहा है? एक शख्स के हुक्म पर पूरी जिंदगियां बदल दी जा रही हैं। उन्होंने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का भी जिक्र किया जिसमें 25 सयाह और एक लोकल पोनी वाला हलाक हुआ था। उन्होंने कहा है कि इस हमले ने हमारे टूरिज्म सेक्टर को हिलाकर रख दिया। हमारे टैक्सी, शिकारा और हाउस बोट सब खाली पड़े हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर की अमनो अमान की जिम्मेदारी मेरे हाथ में तो नहीं थी, और ये दावा किया कि उनके दौरे हुकूमत में कभी भी सयाहों को निशाना बनाया ही नहीं गया।
उनकी जानिब से कहा गया कि मैं 6 साल वज़ीर आला रहा हूं, कोई एक मिसाल दे दो जहां पर टूरिस्ट पर हमला हुआ हो। आखिर में उन्होंने ये भी कहा, पहलगाम में 26 मेहमान कत्ल किए गए और हमें ये कहा जा रहा है कि काम करो। हम जानते हैं कैसे काम करना है, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना करने दीजिए। हमारे हैंडीक्राफ्ट वालों का सेल नहीं हुआ, हमारे टैक्सियां, शिकारे, हाउस बोट खाली। क्यों? क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ। यहां की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसके हाथों में? मेरे हाथों में नहीं। मेरे हाथों में होता, हमने कभी इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनने नहीं दिए। 6 साल में वजीर आला रहा, ना सिर्फ मेरे साथ MOS, टूरिज्म और होम, मुबारक गुल साहब मेरे एडवाइजर और फिर स्पीकर से एक जगह दिखाइए ना आप जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो। 26 हमारे मेहमान पहलगाम में मारे जाते हैं और हमें सलाह दी जाती है काम करो। काम करना हम जानते हैं ना, अपना काम करो, हम अपना करेंगे। लेकिन कम से कम जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में वादा हुआ, उसकी बात करिए। स्टेटहुड से ये लोग डरते क्यों हैं? छोड़ना नहीं, क्यों नहीं चाहते इख्तियार? अगर वादा हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अगर उस वादे की बुनियाद पर लोगों ने वोट डाले, तो स्टेटहुड का वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा? असेंबली में 90 MLA बने, मां सिवाय 1-2 को छोड़ के। मुझे बताइए ना, आप कौन सी तंजीम ऐसी है जिसने स्टेटहुड के हवाले से वोट नहीं मांगे लोगों से? चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, PDP हो। उस वक्त लोगों को इलेक्शन में लाने के लिए कहा कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। आज कहते हो थोड़ी और देर इंतजार करो। बताएं कब तक? हमें कहा जाता है कि सही मौके पे, एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब वक्त सही होगा। ठीक है ना, मैं इंतजार करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सही वक्त को तोलने का तरीका क्या है, मुझे बताएं। किस तराजू में हम ये तोलें कि स्टेटहुड का सही वक्त आ गया है? बताइए, ताकि मुझे पता चले हमें क्या हालात तैयार करने होंगे। जम्मू कश्मीर में CCE के उम्मीदवारों के लिए एज रिलैक्सेशन के मसले को फौरन हल करने के लिए मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG सिन्हा को खत लिखकर अपील की गई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारवी की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की गई है कि जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी CCE के उम्मीदवारों के लिए एज रिलैक्सेशन यानी उम्र के राहत का मसला तुरंत ही हल किया जाए। मियां अल्ताफ की जानिब से अपने बयान में कहा गया कि उन्हें CCE के कई एस्पिरेंट्स ने लिखी हुई रिप्रेजेंटेशन दी है जिसमें उन्होंने बराबरी और इंसाफ की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला दोनों को ही खत लिखा है ताकि उन उम्मीदवारों के मसले पर गौर किया जा सके और उनकी परेशानी दूर हो सके। अपने खत में मियां अल्ताफ ने लिखा है कि ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स का एज रिलैक्सेशन का मुतालबा बिल्कुल जायज है। जम्मू कश्मीर मुल्क का ऐसा वाहिद यूनियन टेरिटरी है जहां पर एज लिमिट सिर्फ 21 से 32 साल रखी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप खुद इस मसले पर तवज्जो
तवज्जो देंगे और जरूरी हिदायत जारी रखेंगे। एस्पिरेंट्स ने अपनी रिप्रेजेंटेशन में कहा है कि JKAS 2025 के इम्तिहान के लिए ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स को पहले जैसा 5 साल का एज रिलैक्सेशन दोबारा दिया जाए, यानी अपर एज लिमिट 32 से बढ़ाकर 37 कर दी जाए। उन्होंने बताया कि साल 2020 से लेकर 2021 तक ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को 5 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलता था, जो कि JKAS 2018 और 2021 के इम्तिहानों में भी जारी था, मगर 2022 के नोटिफिकेशन के बाद ये सुविधा खत्म कर दी गई, जिससे कि कई मेहनती और हकदार एस्पिरेंट्स एग्जाम देने से रह गए। एस्पिरेंट्स ने यह भी कहा कि मुल्क के कई रियासतों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 37 साल से 44 साल तक कर चुका है। ओडिशा ने तो रिसेंटली ही इस लिमिट को 32 से बढ़ाकर 42 कर दिया। मियां अल्ताफ ने LG मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की है कि वो जाती तौर पर इस मसले में दखल दें और एस्पिरेंट से गुजारिश की और उनके कंसर्न्स का हल निकाले। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से भी अपील की है कि एज रिलैक्सेशन के मुतालबे पर जल्दी से जल्दी अमल के इकदाम उठाए जाएं ताकि अवाम के बीच इंसाफ और बराबरी के एहसास को बनाए रखा जा सके। कांग्रेस की RSS पर पाबंदी की मांग पर संघ के रहनुमा का रद्द-ए-अमल आया सामने। बोले 3 दफा कोशिशें हो चुकी हैं, हर बार संघ और मजबूत होता गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को लेकर दोबारा उभरी सियासत बहस के दरमियान संघ के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले ने आज अपने पहले रस्मी बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि RSS पर पाबंदी लगाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस की हुकूमत ने 3 मरतबा ये कोशिश की थी, लेकिन हर दफा संघ और सच दोनों को ही समाज और अदालती निजाम के साथ मिला है। होसाबले ने कहा कि हर दफा जब RSS पर पाबंदी लगाई गई है, समाज और अदालतों ने सच का साथ दिया और संघ और ज्यादा मजबूत होकर उभरता गया। उन्होंने नई मांग पर सवाल उठाते हुए कहा, सवाल ये है पाबंदी क्यों? क्या ये सिर्फ किसी की ख्वाहिश पर लगाई जा सकती है? क्या वजह है? होसाबले ने अपने बयान में कहा कि RSS हमेशा मुल्क की तामीर और समझ को मजबूत करने के लिए काम करती आई है। उन्होंने कहा, जो लोग दोबारा कोशिश करना चाहते हैं उन्हें तारीख से सबक लेना चाहिए। हर बार जब RSS को रोकने की कोशिश की गई है, संघ और ज्यादा काबुलियत और कबूलियत से हासिल करता रहा है, पहले समाज में और अब हुकूमत तक। यह बयान उस वक्त सामने आया है जबकि RSS के खिलाफ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई मुतालबा उठाए हैं और कहा है कि सरकारी मुलाजमीन को RSS की सरगर्मियों में शामिल होने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। खड़गे ने याद दिलाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एक दौर में ऐसी पाबंदी लगाई थी ताकि मुल्क के जमहूरी और सेकुलर निजाम को महफूज किया जा सके। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा था कि मेरी जाती राय ये है कि RSS पर पाबंदी होनी चाहिए। सरदार पटेल ने भी कहा था कि सरकारी अफसर RSS के लिए काम नहीं कर सकते। उन्होंने RSS और जमात इस्लामी दोनों पर पाबंदी लगाई थी, जिसे मोदी हुकूमत ने 9 जुलाई 2024 को हटा दिया। हम मांग करते हैं कि यह पाबंदी दोबारा लगाई जाए। और आंध्र प्रदेश के कसीबुगा मंदिर में भगदड़ होने से 10 लोगों की मौत, कई जख्मी। वज़ीर आला नायडू ने इंक्वायरी का हुक्म किया जारी। वज़ीर आज़म मोदी और कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी समेत दीगर ने दुख का किया इजहार। वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर कसीबुगा में शनिवार को ही एक अफसोसनाक हादसा हुआ है, जिसमें कम से कम 10 भक्तों की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी हुए हैं। ये वाकया कार्तिक मास के पवित्र महीने के एकादशी के दिन हुआ, जब उम्मीद से कई गुना ज्यादा लोग दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गए। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर में सिर्फ 2000 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन उस वक्त तकरीबन 25,000 से ज्यादा भक्त वहां पर एक साथ आ गए, जिससे भीड़ का निजाम बिगड़ गया और लोगों के धक्का मुक्की में स्टैम्पीड हो गया। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि यह मंदिर एक प्राइवेट शख्स के जरिए बनाया गया और चलाया जा रहा है, और उन्होंने मुनाज़मीन पर भी इल्जाम लगाया है कि उन्होंने ना पुलिस को और ना ही लोकल अथॉरिटी को इस प्रोग्राम के बारे में इत्तला दी। नायडू ने श्री साथिया साई डिस्ट्रिक्ट में एक मजमे से बात करते हुए कहा कि बदकिस्मती से मुनाज़मीन ने ना तो पुलिस को और ना ही अफसरान को बताया है। अगर उन्होंने हमें बताया होता तो हम सिक्योरिटी और क्राउड कंट्रोल के लिए इंतजाम कर लेते। इस कोऑर्डिनेशन के ना होने से 10 लोगों की जान चली गई है और 5 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि इस हादसे की पूरी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत का मकसद ये है कि किसी भी इंसान की जान ना जाए। ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे वाकयात प्राइवेट प्रोग्राम्स के दौरान हो रहे हैं और पूरी इंक्वायरी की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए इस हवाले से अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि कसीबुगा वेंकटेश्वरा मंदिर के हादसे में हुए जान के नुकसान पर मुझे गहरा दुख है। मैं मरहूम के खानदानों के साथ दुआ करता हूं और जख्मियों के जल्द सेहतयाबी होने की भी उम्मीद करता हूं। मैं आंध्र प्रदेश की हुकूमत से अपील करता हूं कि तमाम रिसोर्सेज रिलीफ के लिए लगाए जाएं और कांग्रेस के वर्कर से दरख्वास्त करता हूं कि मदद के लिए काम में हिस्सा लिया जाए। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी इस हादसे पर
दुख का इजहार करते हुए कहा गया कि उनके ख्यालात उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने अजीज खो दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम अफराद के खानदानों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। उनके दफ्तर से एक्स पर पोस्ट किया गया है कि मुझे कसीबुगा के स्टैम्पीड से गहरा दुख पहुंचा है। मैं मरहूम के परिवारों के लिए दुआ करूंगा और उम्मीद करता हूं कि जख्मी लोग जल्द ही तंदुरुस्त हो जाएं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।